आप सभी को जय हिंद। आज इस टैली प्राइम के क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का ये दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोग ट्रांजैक्शन, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मतलब इस सब को हमने कवर किया है। अगर पहला वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और यहाँ पर देखिए बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, अगर आप टैली प्राइम के छात्र हैं या कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये टैली प्राइम या टैली पढ़ना कितना आवश्यक है, इसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, मतलब इस क्लास में हमको पढ़ना क्या है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आगे, और आगे हमको देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या, विषय सूची। इसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा और किसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। सबसे पहला हम लोग का होगा संपत्ति, असेट। असेट क्या होता है, संपत्ति के बारे में बताया जाएगा। आगे देखते हैं है देनदार। देनदार यानी डेटर क्या होता है। आगे है लेनदार, क्रेडिटर क्या होता है। अगला है रहतिया, स्टॉक क्या होता है। अगला है बैड डेब्ट्स, अशुद्ध ऋण कहते हैं, वो क्या होता है। खर्च, एक्सपेंसेस क्या होता है। अगला है लाभ, प्रॉफिट क्या होता है। और अगला है लॉस, हानि क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संपत्ति, असेट से। ओके, और कम से कम समय लेते हुए इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले संपत्ति पे। संपत्ति यानी असेट। संपत्ति से आप लोग बस इतना ही समझिएगा, जो बिजनेस ओनर होता है, बिजनेस का स्वामी या बिजनेस का मालिक कह सकते हैं, जो उसके पास धन रहता है, जो उसका अपना धन रहता है या पैसा रहता है या गुड्स रहता है, वो सभी उसकी संपत्ति होती हैं, जो उसका होता है, किसी और का नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे राम है और राम का क्या है, राम का कि राम के पास 1 लाख रुपए अपने दोस्त का रखा है, तो ये 1 लाख रुपए उसका असेट नहीं होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो संपत्ति होता है वो बिजनेस ओनर की खुद की पैसा या खुद का गुड्स होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करें कि संपत्ति होता क्या है, तो हम डेफिनेशन लिखे हैं, देखिएगा क्या लिखा है। व्यवसाय की वो सभी वस्तु जिस पर बिजनेसमैन का स्वामित्व होता है, ओके, संपत्तियां कहलाती हैं। इतना ही समझिए आप लोग, जिस पर बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस का ओनर का स्वामित्व यानी कह सकते हैं मालिकाना हक होता है, वही उसकी संपत्ति होता है। आगे है कि इसमें देनदार के रुपए को भी शामिल किया जाता है। जो डेटर होते हैं, डेटर क्या होता है, इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग कहा होगा कि डेटर क्या होते हैं, है ना। लेकिन इतना समझिएगा, जो आपको पैसा देगा वही डेटर कहलाता है। तो डेटर के रुपए यानी देनदार के रुपए को भी शामिल किया जाता है। ये सभी संपत्तियां होती हैं। जैसे बैंक का शेष और नगदी, अगर आपके पास नगदी है वो भी आपका असेट है। बैंक में जो शेष आपके पास बैंक का बैलेंस है वो भी आपका असेट है। आपके पास जो भी फर्नीचर, मशीनरी जो भी है वो भी आपका असेट है। मशीनरी है वो भी आपका असेट है ना। भूमि, लैंड कह सकते हैं, ये सभी आपका असेट है। लेकिन ध्यान रहे, जो बिजनेस ओनर का है, जिसका मालिकाना हक बिजनेस ओनर का है, वही बिजनेस में उसकी संपत्ति है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का होगा देनदार। देनदार यानी डेटर। इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है, और राम क्या करता है, राम किसी दुकान वाले से, किसी शॉपकीपर से, यहाँ पे मान लेते हैं शॉपकीपर है, शॉपकीपर से 100 रुपये का वस्तु खरीदता है। कौन, राम खरीदता है 100 रुपये का वस्तु। तो ये राम 100 रुपये का अगर वस्तु खरीदा है ना, तो क्या करेगा, वस्तु भी लेकर आ जाएगा, पैसा भी लेकर आ जाएगा। ओके, यानी उधारी में जब खरीदारी किया है तो ये वस्तु को भी लेकर आ जाएगा, पैसे को भी लेकर आ जाएगा। लेकिन ये 100 रुपये कभी ना कभी इसको देगा ना, दुकानदार को तो देगा दुकानदार को। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि राम हमारा डेटर है, राम हमारा डेटर है। कौन बोलेगा, दुकानदार बोलेगा कि नहीं। देनदार वही होता है, इतना बस समझिएगा, देनदार यही होता है जो आपको पैसा देगा। क्यों देगा, आपने उसको सर्विस दी होगी, गुड्स दिया होगा, उसके बदले में आपको पैसा देगा। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम वस्तु खरीद रहा है किससे, शॉपकीपर से, तो राम डेटर हो जाएगा और शॉपकीपर क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार होता है। इसमें अगला टॉपिक हम लोग का क्रेडिटर ही होगा। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति या संस्था जो किसी व्यापारी से क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, मतलब कहता है कि इस वस्तु को आप उधार में दे दीजिए और उसका हम पैसा आपको इस वस्तु को बेचकर हम क्या कर सकते हैं, दे देंगे, कि अकाउंट पर कर्ज लेकर वस्तु बेचे
और वस्तु का मूल्य भविष्य में अदा करे तो वह व्यक्ति, वह जो व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मिसप्रिंट है, वह व्यक्ति या संस्था या व्यापारी भी कह सकते हैं, व्यापारी का देनदार कहलाता है। वह व्यक्ति या संस्था उस व्यापारी का क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे। तो बस इतना समझिएगा आपको कि देनदार क्या होता है? जो हमको पैसा देगा, है ना। जो व्यक्ति हमको पैसा देगा वो व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा? देनदार, और हम क्या हो जाएंगे? लेनदार। क्यों देगा? कि आपने कोई गुड्स दिया होगा, कोई सर्विस दिया होगा, उसके बदले में देगा। ओके, तो ये समझ में आ रहा है देनदार क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का होगा लेनदार, जिसे बोलते हैं क्रेडिटर। आपको एग्जाम्पल दिए थे, वहीं पे राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा देनदार, और शॉपकीपर की बात कीजिए तो शॉपकीपर क्या हो जाएगा? लेनदार। ओके, क्रेडिटर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कोई व्यक्ति या संस्था जो किसी व्यापारी से क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के अकाउंट पर कर्ज लेकर वस्तु बेचे, तो वस्तु बेचने वाला व्यापारी गुड्स खरीदने वाला व्यापारी, वस्तु बेचने वाला जो व्यापारी होगा, वस्तु बेचने वाला व्यापारी गुड्स खरीदने वाला व्यक्ति या संस्था, फर्म, कंपनी, निगम आदि का क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर कौन होगा? व्यापारी होगा। कहने का मतलब क्या है कि क्रेडिटर लेनदार वो व्यक्ति होता है, व्यापार में लेनदार वो व्यक्ति होता है जो पैसा लेगा, है ना, जो पैसा मांगता है। अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं तो आप लेनदार हो जाएंगे, और सामने वाला पार्टी जो आपको पैसा देगा वो देनदार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसका हिंदी नाम याद रखिएगा लेनदार, इंग्लिश नाम होता है क्रेडिटर्स। ओके, अगला देखते हैं। अगला होगा रहतिया। अगला क्या है? रहतिया। ओके, अभी रहतिया क्या होता है? रहतिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रहतिया होता क्या, जिसको बोलते हैं का स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, वो बहुत सारा सामान खरीद कर ला दिया। एग्जाम्पल लेते हैं कि राम ने 100 सामान खरीदा, 100 मान लीजिए पुस्तक खरीदा, जिसमें से 50 ही बिक पाई इस साल, तो 50 क्या कहेगा? स्टॉक, यानी 50 कहेगा राम, 50 की स्टॉक में बचा है। राम क्या कहेगा कि 50 हमारे स्टॉक में है, यही कहेगा ना। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी वित्तीय वर्ष जो है, उसमें कोई भी वस्तु बेचने के लिए रखी गई है, अभी वो पूरी तरह बिकी नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि रहतिया स्टॉक जो माल व्यापारी के पास अकाउंट बंद करने की तिथि तक बिना प्रयोग किए हुए, बिना बिके हुए रखा होता है, उसे हम रहतिया स्टॉक कहते हैं। ओके, अकाउंट क्यों बंद करेगा? तो मान लीजिए अगर 1 साल पे अकाउंट बंद करेगा तो फाइनेंशियल ईयर उसका 1 अप्रैल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। ओके, जो 1 साल का होता है। मान लीजिए अभी क्या चल रहा, 2022 चल रहा, तो ये फाइनेंशियल ईयर अगर बात किया जाए तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 1 साल का। तो उस अकाउंट बंद करने की तिथि तक बिना प्रयोग किए हुए या बिना बिके हुए रखा होता है, वो स्टॉक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा बैड डेब्ट्स, अशोध्य ऋण। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? डेब्ट्स मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ पे बैड डेट्स क्या होते हैं? जो भी देनदार हैं आपके, जो भी देनदार है वो पैसा आपका किसी कारणवश नहीं देते हैं, या पैसा खाकर बैठ जाते हैं, आपका पैसा नहीं देते हैं, तो बैड डेट्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता है, या वो कोई भी डेटर है, कोई व्यक्ति है जो आपका पैसा लेकर नहीं देता है, वो बैड डेब्ट्स होगा। तो क्या होता है कि जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता है, तो उतने धन को जितना प्राप्त नहीं हो सका, या उधार बिक्री की जो राशि प्राप्त नहीं हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? हमने उधार में कोई वस्तु बेच दिया, उसका मूल्य हमको मिला ही नहीं, यानी मान लीजिए वो व्यक्ति कहता है कि आपको हम पैसा नहीं देंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा बैड डेब्ट्स है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे बैड डेट्स मतलब अशोध्य ऋण कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का होगा, अगला होगा खर्च यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है। जनरली लोग इसी का प्रयोग कर देते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों है, लेकिन ये दोनों में अंतर होता है ना। ये हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सपेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्सपेंस क्या होता है कि जो हम दैनिक खर्चा करते हैं। ओके, दैनिक खर्चा मतलब क्या? जो भी हम दैनिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी हम खर्च एक्सपेंस करते हैं उसे खर्चा कहते हैं। जो भी दैनिक, मान लीजिए क्या होता है, हमने कोई गुड्स खरीदा, हमने मान लीजिए
1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा और 1 लाख कंप्यूटर खरीदा तो 1 लाख रुपए हमारा व्यय हुआ, तो ये व्यय हुआ हमारा गुड्स पे, ओके, गुड्स पे हुआ। तो ये गुड्स पे व्यय हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, खर्चे होगा। अब खर्च होता कि यहाँ पे देखिएगा, व्यवसाय में रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है, ओके। अब रेवेन्यू क्या होता है कि जिस वस्तु को जितना में हम बेच देते हैं, कोई वस्तु को जितना में हम बेच दें वो हमारा रेवेन्यू होता है। यानी हमने 100 रुपये का कोई वस्तु बेच दिया, यहाँ पर लाभ हानि कंसीडर नहीं होता है, यानी 100 रुपये का हमने वस्तु बेचा वही हमारा रेवेन्यू होता है। तो इस रेवेन्यू को हमने प्राप्त करने के लिए जितने रुपए की वस्तु को खरीदा था वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ओके, खर्च कहलाता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति, सेवाएं, माल प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है ना। अब यहाँ पे देखिए संपत्ति की बात हो रही है। संपत्ति देखिए, संपत्ति क्या होता है, जैसे आपने गुड्स खरीदा, उस गुड्स को आप बेचेंगे, उस गुड्स को बेचेंगे अगर, तो जो आपका खरीदने वाला व्यक्ति होगा डेटर, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी असेट कहलाते हैं। डेटर को क्या बोलते हैं, असेट ही तो बोलते हैं। तो आपकी संपत्ति उससे आएगी, ठीक है। तो खर्च क्या होगा कि जो भी हम दैनिक भुगतान करते हैं या व्यवसाय में रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति, सेवाएं, माल प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक होगा हानि, लॉस। अब ये लॉस क्या होता है, लॉस के बारे में बात किया जाए तो देखिए लॉस क्या होता है, हानि, ये शून्य लाभ से होता है। शून्य लाभ, कोई लाभ हमको नहीं हुआ, मतलब कि हमने कोई वस्तु को खरीदा था और उस वस्तु पे कोई हमको लाभ भी नहीं हुआ और लगाए गए पैसा, जो हमने पैसा जितने में खरीदा था, उसको जितने रुपए खर्च कर कर खरीदा था वो पैसा भी हमको नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं, हमको हानि हो गई, हमको लॉस हो गया, ठीक है। तो शून्य लाभ से होते हैं, मतलब कोई हमको लाभ नहीं हुआ और लगाया गया पैसे भी हमारा डूब गया, यानी समाप्त हो गया कह सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि हानि का अर्थ शून्य लाभ से है। याद रखिएगा कि हानि का अर्थ शून्य लाभ से है। व्यवसाय में किसी कारण से हुए नुकसान है। हानि क्या है, व्यवसाय में किसी कारणवश हमको नुकसान हो गया, किसी कारणवश नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु लाया था, उसमें सड़ गई या आग लग गया, तो क्या हुआ, हमारा हानि तो हुआ, नुकसान है। इसमें व्यवसाय के व्यय के आगमन को सूचित किया जाता है, मतलब इसमें जो व्यवसाय के व्ययों के आगम को सूचित किया जाता है, मतलब जो भी हम व्यय करते हैं उसके जो व्यय करके वस्तु को लाते हैं उसको सूचित किया जाता है। दूसरी मद कोई ऐसा निर्णय जिससे, इसमें क्या होता है, देखिए पहला तो हो जाता है क्या, हमने व्यवसाय में कोई वस्तु को लाया था, एक बार फिर से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, व्यवसाय में हमने किसी वस्तु को लाया था, ओके, वो उसको सूचित करता है कि जो आपने वस्तु को लाया था उससे कोई भी हमको लाभ नहीं हुआ। दूसरा ये होता है कि हमने कोई ऐसा निर्णय लिया, मतलब हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया जिस डिसीजन से हमको कोई कंपनी में हमको लॉस हो गया। जैसे हमने डिसीजन लिया कि ये मशीन लाएंगे तो हमको इतना प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो मशीन ही खराब निकली। ऐसा डिसीजन से हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे चोरी हो गया वस्तु, आग लग गया वस्तु, ये सब क्या होता है, ये हमारा हानि तो होता है। ओके, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का होगा लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि देखिए, प्रॉफिट आप सीधा समझिएगा, हमने कोई वस्तु को 100 रुपये का लाया था, 100 रुपये का लाया था, बेच कितने में दिया, तो 200 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 200 में। तो हम कह सकते हैं कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंतर को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोल देते हैं। यानी जितने में वस्तु हमने खरीदा था और जितने में बेच दिया, तो जितने में बेच दिया उसमें से हम अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दें तो क्या हमारा मिल जाएगा, ये हमको कितना रुपए लाभ हुआ, तो ये 100 रुपये हमारा यहाँ पे लाभ हुआ, 100 रुपये लाभ हुआ, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट क्या होता है कि लेन देन के द्वारा होने वाले प्राप्त मौद्रिक लाभ जो होता है, मतलब रुपए पैसों का जो लाभ होता है से है। जैसे किसी संपत्ति के विक्रय से होने वाला लाभ या किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा में विक्रय करना। हमने पहले ही आपको बोल दिया था, पहले ही आपको हमने बोला था कि किसी वस्तु को मान लीजिए हमने 100 रुपये का वस्तु लाया था, कितने का, 100 रुपये का, बेच कितने का दिया, 200 का। तो ये हमारा लाभ ही तो है, हमने 200 का बेच दिया, 100 रुपये का लाया था, तो हमको कितना लाभ हो गया, हमको 100 रुपये लाभ हो गया। आशा है क्लियर हो गया आपको। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला हम लोग का होगा
चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके बाद देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण, क्योंकि कोशिश हमारा है कि 15 मिनट का वीडियो बनाया जाए। वैसे हमारे चैनल पे 2 घंटे की भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। टैली से संबंधित वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, टैली से संबंधित, पेरोल से संबंधित आपको वीडियो दिया गया है, तो आप अगर देखना होगा तो देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आप अगर हमारे सेंटर के बारे में यानी संस्था के बारे में परिचित होना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं क्या लिखा है, फ्री कंप्यूटर सेंटर गहमर गाजीपुर। ये केवल नाम के लिए फ्री नहीं है, वास्तव में यहाँ पे फ्री में पढ़ाई किया जाता है। तो आप कहेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में सेंटर बंद है, क्योंकि इसमें बन गया बूथ बंद है। तो जो हमारे सेंटर के छात्र हैं ना, उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।